हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब आरपीवाई पे। जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में आपसे डिस्कशन किया था कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट इक्वेशन निकालेंगे, वेग नियतांक की इकाई निकालेंगे। इसके बारे में हमने फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे, कैसे इनके फॉर्मूले आते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के दौरान 20 मिनट 20 मिनट्स इन 20% आर कंप्लीट। वो कह रहे हैं कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है जो 20 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यदि इसी अभिक्रिया को इन दिस रिएक्शन कंप्लीट टू 80% फाइंड दिस रिएक्शंस टाइम। ये कह रहे हैं कि यदि इसी अभिक्रिया को 80% पूर्ण किया जाए तब समय कितना लगेगा उसको ज्ञात कीजिए। चलो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक प्रथम कोटि अभिक्रिया दी गई है, प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दी गई है। उसमें क्या करें कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20 मिनट में 20 मिनट में कितनी कंप्लीट हो रही है, 20 मिनट पूर्ण हो रही है। वो कह रहे हैं कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया जो 20 मिनट में 20% पूर्ण हो गई। तो बताइए, तो फाइंड आउट करना है आपको कि ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया 80% कितने समय में 80% कितने समय में पूर्ण होगी, यानी ये 80% कितने टाइम कंप्लीट, यानी कह सकते हैं कि 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी ये रिएक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया दे रखा है, तो पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, हमने वेग नियतांक फॉर्मूला देखा था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि वेग नियतांक फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट फॉर्मूला कल फाइंड आउट किया था। तो उसमें क्या लिखा था आपने लिखा था k इक्वल टू 2.303 log 10 बेस, और यहाँ क्या लिखा था, log 10 बेस के साथ में आपने लिखा था यहाँ पे r नोट अपॉन r, और यहाँ क्या लिखा था, t लिखा था। ठीक है, अब बताइए आपको इस समीकरण के अनुसार आपको क्या क्या चीज दी गई है। पहले तो आप सुनिए कि पहले कोटेशन के अनुसार, फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार, कथन के अनुसार वो क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहे हैं कि अभिक्रिया 20% पूर्ण हो गई। तो हम मानते हैं कि टोटल अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट था वो 100% था। कितना था, 100%। उसमें से 20% किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। 20% पूर्ण हो गई, इसका मतलब यदि आपका रिएक्टेंट 100% था तो वो कंप्लीट कितना हो गया, 20% पूरा हो गया। तो या फिर आप कह सकते हैं टोटल 100 का 20% निकालो, तो 100 का 20% होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और शेष बचा हुआ क्या हो जाएगा, जो ए में से टोटल ए मान लो या 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि टोटल क्या रिएक्टेंट 100% है, 100 में से 20% हमारा क्या कंप्लीट हो गया। शेष क्या बचेगा, तो बताइए शेष आपके पास 80% बचा कि नहीं बचा। अब इन परसेंट को छोड़िए, आप सीधा मान लो कि आपके पास रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 में से 20 क्या हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो शेष क्या बचेंगे, 80 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। यहाँ परसेंट इसलिए मैं सीधा मान रहा हूँ। बाकी अगर ये परसेंट ऐसे नहीं मान सकते तो आप इस प्रकार से भी मान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि माना सपोज किया हमने कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट जो है, अभिकारक जो हमारे पास, उसको मान लेते हैं हम। अभिकारक हमारा क्या है, हमने माना कि अभिकारक कितना है, ए है। ठीक है, टोटल ए है। अब उस ए में से 20% क्या हो गया, रिएक्टेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, या कह सकते हैं 20% अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो ए का 20%, पहले तो ए का 20% कितना होगा वो निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू 20 का मतलब क्या होता है, गुणा। ए का 20%, ठीक है, ए का मल्टीपल करना प्रोडक्ट इंटू 20%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 बन जा 20, 25 जा 100, तो ये आ जाएगा A/5। आएगा कि नहीं आएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई,
जो अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी कितना अभिक्रिया का ए में से a/5 हिस्सा, यानी ए में से 1/5 हिस्सा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो शेष आपके पास क्या बचा, शेष या रिमेनिंग रिएक्टेंट, शेष बचा हुआ अभिकारक क्या बचेगा, ए में से कितनी पूर्ण हो गई, a/5 पूरी हो गई, तो आप क्या लिख देंगे 4/a आपके पास बच गया। ये क्या है आपका फाइनल रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका स्टार्टिंग में टोटल रिएक्टेंट क्या है आपका, ये वाला आर इनिशियल। प्रारंभ में हमने क्या मान लिया कि ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। इसको आप अगर 100 मानते मान लो, तो यहाँ क्या था 100 में से 20 पूर्ण हो गया तो क्या बचता 80, तो 80 और शुरुआत का कितना हो जाता 100, ऐसे भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास उस वेग समीकरण में दूसरी चीज, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई या रिएक्टेंट की इनिशियल वैल्यू ए आ गई, और फाइनल जो बची वो क्या आ गई 4a/5। ये दो आपके पास क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, दो वैल्यू आपके पास ये रख देंगे, साथ में अभी क्या टाइम दिया गया, क्या दिया गया है 20 मिनट, तो रखेंगे आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, k की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, k = 2.303 log 10 बेस, और यहाँ क्या आएगा, ऊपर आएगा r नोट या r इनिशियल। r इनिशियल क्या माना था हमने, a माना था। ठीक है, नीचे क्या आएगा r क्या माना, जो फाइनल है वही तो है, तो ये क्या आ जाएगी 4a/5। ठीक है, नीचे क्या आएगा समय, समय कितना है 20 मिनट। यहाँ से देखिए k = क्या जाएगा, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 2.303 मल्टीपल log 10 बेस, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ गया 4/5, यही आएगा 4/5 आएगा, ये 5/4 आएगा, क्योंकि 5 ऊपर गया ना, 5/4 आ गया, और नीचे आपके पास क्या जाएगा 20। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए लॉगरिथम में log a/2 या a/b, a/x/y जो भी लिखा है डिवाइड में, तो इसको हम क्या लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। यहाँ से हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा वो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी k = 2.303 इंटू log 10 बेस। एक बार किसको माइनस में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने कि log 10 बेस a/b आ जाए, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, log 10 बेस a माइनस log 10 बेस b, अलग अलग लिख सकते हैं ना, ये शुरुआत में पढ़ा था हमने। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वाली, देखो ये क्या गया 5 आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा log 10 बेस 4। किसी को समस्या है यहाँ तक? चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, इस 4 को भी तो चेंज कर सकते हैं, या फिर सीधी वैल्यू रख लो। आपको पता ही है 4 की वैल्यू क्या करवाई थी हमने, 4 की वैल्यू क्या पड़ी थी बताइए, 4 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.632, जो भी वैल्यू आई थी वो 4 की वैल्यू हम रख देंगे, और 5 की वैल्यू आपको पता ही है, तो दोनों वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। क्या जाएगा k = नीचे 20 भी है वो भी रख देता हूँ मैं, तो यहाँ का जाएगा 2.303, और फिर log वैल्यू किसकी रखनी 5 की, log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6990, और log 4 की वैल्यू क्या आती है वो रख देंगे, क्या होती है 0.6020, वैल्यू रख लेंगे, और नीचे क्या जाएगा 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, k = क्या जाएगा आपके पास 2.303 मल्टीपल, इसको माइनस कर लेते हैं, इसमें से 0.6990 को माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 0.20 को, तो ये 0 आ गया, यहाँ 7 आ गया, इधर 9 आ गया, 0 और ये आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आई 0.0970, नीचे क्या आ गया 20। इसको सोल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगी वैल्यू आएगी k की, लेकिन हमें सोल्व नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें ये पहली कंडीशन के अनुसार पता चला कि k की वैल्यू आ गई। इस k की वैल्यू को सेकंड कंडीशन में पुट करके हम क्या लेके आएंगे, t समय निकालेंगे।
टीम को फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। के को आप ऐसा कैसा ही रख लें, इसमें निकालने की कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको कि एक अभिक्रिया इतने % पूर्ण हो रही है तो बताइए इतने % पूर्ण होने में कितना समय लेगी। एक रिएक्शन इतनी कंप्लीट हो रही है, बताइए इतने समय में, तो इतना कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप वहाँ के की वैल्यू को ज्ञात नहीं करें, ऐसा कैसा रख लें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है। चलिए दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि 80% पूर्ण होने में, तो इसका मतलब फिर से वही मानेंगे, माना रिएक्टेंट था, जो अभिकारक था वो कितना था, A था, उसमें से कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया, तो A का 80% चेंज हो गया। तो एक 80% कितना आएगा, A गुणा 80% हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास A/4A/5, यह आएगा कि नहीं आएगा, कैंसिल कर लो 20 के पहाड़े से, 24 जा 80, 25 जा 100, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया उसकी है, जबकि हमें तो क्या चाहिए, लास्ट में फाइनल चाहिए ना। फाइनल क्या होती है, R, तो R को कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इनिशियल माइनस x, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू है कि कितना प्रोडक्ट बन गया, और ये क्या है R इनिशियल, इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस कर लेंगे A - 4A/5, तो आपके पास क्या आएगा A/5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, R फाइनल की। इसको यदि हम पुट करेंगे आगे समीकरण में, तो समीकरण हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या पढ़ा था, वो समीकरण वापस रखेंगे। वो आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने पढ़ा था K इक्वल टू, अभी लिखा था मैंने 2.303 log 10 बेस, और यहाँ क्या आ जाएगा R इनिशियल अपॉन R फाइनल, और नीचे क्या आ जाएगा T आ जाएगा। T हमें निकालना है K, तो यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ मैं इस फॉर्मूले में, T को इधर ले आता हूँ और यहाँ क्या लिख देंगे K, क्योंकि T तो निकालना है सेकंड कोटेशन सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। रखिए वैल्यू, हमारे पास क्या आ जाएगा 2.303, और ये आ जाएगा log 10 बेस, और इसकी जगह रखेंगे तो इनिशियल क्या है A, और फाइनल क्या है A/5, यही है ना। और नीचे K की वैल्यू क्या, अभी तो फाइंड आउट की थी, वो लिखी हुई 2.303 इंटू 0.0970, और नीचे क्या है 20, इसीलिए कहा था मैंने आप, क्योंकि देखो 2.303 से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी जो हमारे लिए कैंसिल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू क्या जाएगी 2.303 इंटू, इसको यदि सोल्व करेंगे तो मैं इसको सोल्व करके इधर लिख देता हूँ, क्या आएगा A से A कैंसिल, तो ऊपर तो आ जाएगा 5, तो आपके पास आएगा log 10 बेस 5 आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 1, तो 1 का कोई फर्क नहीं है, 5/1 लगाना कोई जरूरी नहीं। अगर आप लगाएंगे तो भी यहाँ 1, तो आगे फॉर्मूला A/2 वाला लगाएंगे, log वाला, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए सीधा log 5 की वैल्यू क्या होती है वो रख देंगे, क्या होती है 0.6990 रख देंगे। चलिए इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा 0.6990, ये जो 20 नीचे लिखा हुआ देखो यहाँ पे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीपल में, तो 20 मल्टीपल में आ गया, और नीचे क्या आएगा 2.303, और गुणा में क्या है 0.0970, यहाँ से 2.303 कैंसिल आउट हो गया, और शेष बचा उसको हम निकाल लेंगे, और आपके पास क्या जाएगा, जो भी T की वैल्यू आएगी वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इस समीकरण को सोल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, अगर दो अभिक्रियाओं के बारे में ऐसे दिया तो लगभग इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग 140 मिनट, 140 मिनट के आसपास, ठीक है। आप चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन में। चलिए एक क्वेश्चन और आता है, काफी बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, वो आप करेंगे घर पे, ठीक है। देखो पहले वो लिख देता हूँ जो आपको करना है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया जो 10 मिनट में, जो 10 मिनट में 10 मिनट में कितनी कंप्लीट हो रही है, 20% कंप्लीट हो रही है, पूर्ण हो रही है। और कैसी रिएक्शन है, प्रथम कोटि, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है जो क्या हो रही है 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है। तो बताइए इस अभिक्रिया को, यानी इसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 75% पूर्ण होने में
कितना समय लगेगा ये टाइम करना है। तो देखो पहले कोटेशन के अनुसार वही मान लेंगे ए, तो 20% उसमें से वियोजित कर देंगे तो बचेगा, उसको निकालेंगे, वहां से के की वैल्यू पहली स्टेटमेंट से के की वैल्यू आ जाएगी, उस के की वैल्यू का आप दूसरे समीकरण में रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, निकाल लेना। चलिए एक क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल, उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान, एक अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो क्या दी गई है आपको 60 सेकेंड इनवर्स दी गई है। तो प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग अपघटित होने पर कितना समय लगेगा। अब सुनिए ये क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सॉरी क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, वो कह रहा है कि एक अभिक्रिया उसके लिए वेग नियतांक मतलब रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, के की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में कि 60 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता का, यानी इसका जो रिएक्टेंट है वो अपनी प्रारंभिक मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/10वां भाग क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर कह रहा है 1/10वां भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा, ये आपको रेट कांस्टेंट दे दिया। अब कह रहा है कि इसी रिएक्शन का अपनी प्रारंभिक सांद्रता, फाइनल प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/10वां भाग, इसका क्या है 1/10वां भाग क्या है, डिकम्पोज होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। एक बार ध्यान से फिर से समझ लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है k = 60 सेकेंड इनवर्स। फिर कह रहा है इसी रिएक्शन में जो प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 1/10 भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले आप सुनिए, क्या आपको इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, तो आप सिर्फ नहीं भी बोला है तो आप इस रेट कांस्टेंट का जो ये यूनिट लिखी है उसको देख कर भी समझ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको पिछले वीडियो में कि आप यूनिट की इकाई को या इकाई को देख के, रेट कांस्टेंट की यूनिट या इकाई को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सी ऑर्डर की अभिक्रिया है। इसमें साफ साफ दिख रहा है सेकेंड इनवर्स किसके लिए यूज करते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये कैसी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इतना हमें मालूम हो गया। अब क्या करना है सुनिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए के की वैल्यू दे रखी है, पहले के की वैल्यू को रखिए आप। के की वैल्यू क्या आपको अलग से लिख लेंगे 60 सेकेंड इनवर्स। फिर आपको क्या कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता, तो पहले प्रारंभिक सांद्रता माननी पड़ेगी हमें, दे थोड़ी रखी है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमने माना प्रारंभिक सांद्रता जो है अभिकारक की वो क्या है, ए है, ए मान लें 100 मान लें, कुछ भी आपकी मर्जी है कि ए मान लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ए का 1/10 पूर्ण होने में, ए का 1/10 पूर्ण, इसका मतलब है कि ए का 1/10 पार्ट कंप्लीट होने में 1/10, तो ए का 10वां हिस्सा कैसे निकलेगा, ए को गुणा कर लेंगे 1/10 से, जैसे 20% बोला तो ए गुणा 20%, ऐसे ही ए को कितने 10वां हिस्सा निकालने के लिए, ए का 10वां हिस्सा निकालने के लिए इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा या फिर 1/10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया a/10 आ गया आपके पास। चलिए ये आपके पास क्या आ गया कि इतना हिस्सा क्या हो गया आपका a/10, ये कन्वर्ट होने में कितना समय लेगा इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इतना हिस्सा कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा, तो इतना हिस्सा कन्वर्ट होने की बात कर रहा है, तो हमें तो ये फाइनल चाहिए। फाइनल को कैसे निकालेंगे आप, फाइनल को कैसे निकालेंगे, ये तो आपका आर इनिशियल हो गया, प्रारंभिक मान लिया हमने, तो आर फाइनल कैसे निकालेंगे, यानी अंतिम सांद्रता कैसे निकालेंगे आप, हमेशा प्रारंभिक में से जो भी क्या हो जाता है वियोजित होता है उसको माइनस कर देते हैं। प्रारंभिक ये है और वियोजित कितना हो गया a/10 हिस्सा क्या हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास 9a/10, ये वैल्यू बचेगी। ये आपका क्या है, दोबारा से ध्यान से समझेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां हिस्सा बनने में कितना समय लगेगा। तो प्रारंभिक सांद्रता दी थोड़ी है हमें, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हमें माननी पड़ेगी। सपोज किया कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए है। ठीक है, ए कंसंट्रेशन में से हमने क्या किया, उसका 10वां हिस्सा यानी 1/10 हिस्सा, ठीक है 1/10 हिस्सा निकालेंगे, पार्ट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ए को मल्टीपल करेंगे 1/10 से, तो क्या आ जाएगा 1/10। अब क्या करें फाइनल, तो फाइनल हमें चाहिए, क्यों चाहिए ये भी सुन लो, क्योंकि आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले कि क्या पढ़ा था, k = क्या होता है 2.303 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभी पढ़ा था ना, उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन की और समय की और वेग नियतांक की। अब समय तो हमें पूछा है,
तो टी को यहाँ से हटा के मैं टी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, के को यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि के हमें दे रखा है। अब बताइए 2.303 आपके पास आएगा, log 10 बेस भी आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आर नोट। आर नोट कितनी है आपके पास, ए है। आर नोट कितनी है, ए है, ये ए रखा मैंने, ठीक है। आर नोट का मतलब है प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कितनी है वो भी रख देंगे, कितनी है 9A/10 रख दिया। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये 9/10 डिवाइड में है, 9/10 डिवाइड में है, तो उधर करेंगे डिवाइड से इसको चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, और नीचे क्या है के की वैल्यू क्या है 60 रख देंगे, 60 दे रखी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2.303 log 10। अब बताइए इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 बाई क्या आएगा 9 आएगा, और 10/9 देखो फॉर्मूला log a/b फॉर्मूला है ना, log a/b लॉगरिथम में बता रखा है a/b, डिवाइड में इस प्रकार संख्या है, log लगा रखा हो तो आप क्या करेंगे दोनों को अलग कर लेंगे, ठीक है। बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, सिंबल माइनस का, तो इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह लिख सकता हूँ log 10/10, इसको अलग 10/10 माइनस log 10/9, ठीक है। और आप चाहें तो 9 की वैल्यू याद नहीं है तो मैंने कहा था 9 को क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, और 2 पावर कहाँ आ जाएगी आगे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं पूरा इसको आगे कर देता हूँ, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इसको सारा सीधा एक साथ ही कर देता हूँ, क्या आएगा 2.303, और फिर आ जाएगा आपके पास log 10/10 माइनस 9 को लिख रहा हूँ मैं 3 और 2 पावर को आगे ले आता हूँ 2 इंटू log 10/3, और नीचे क्या आ गया आपका 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.303, ठीक है। टी आप निकाल लें, यहाँ पे क्या निकाल लें, टी को फाइंड आउट कर रहे हैं, टी बराबर 2.303। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं होती, तो 1 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ी थी ना 0.4771 होती है, तो उसको मल्टीपल करना किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 0.745, ऐसे कुछ आया था 0.75 वगैरह, तो वैसे लिख देंगे। उसको लिख कर 3 की वैल्यू को इसके एक साथ गुणा कर लेंगे, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास जो भी बचेगी उसको हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। 1 माइनस और 2 इंटू 3 की log 3 की वैल्यू हमने पहले भी पढ़ रखी है, कितनी है जो भी होती है पीछे 0.4771, इसको मल्टीपल कर लेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.9551 या 47 जो भी थी, माइनस कर लेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 2.303, और नीचे क्या है यहाँ पे 60 क्या है 60, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। जैसे मैंने बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए है कि यहाँ पे 1/10 पार्ट दे रखा है, अगर यहाँ पे 5/8वां हिस्सा देता तो 5/8 कर देते, यदि यहाँ कहता 1/3 हिस्सा है तो 1/3 कर देते, यदि यहाँ पे होता 3/4 हिस्सा है तो 3/4 हिस्सा कर देते, ठीक है। शेष को माइनस करके निकाल लेते। चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, प्रथम कोटि अपक्रिया के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्नियस समीकरण की, कि कैसे अर्नियस समीकरण निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में। प्रथम कोटि के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्नियस समीकरण की। अर्नियस समीकरण जो है हमारे लिए वो काफी ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अर्नियस समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको कैसे हम निकालेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अर्नियस समीकरण है वो क्या होती है वो देखिए। अर्नियस समीकरण हमारे पास होती है k इक्वल टू, नेक्स्ट टॉपिक आपका अर्नियस समीकरण या अर्नियस इक्वेशन, ठीक है, अर्नियस भी बोल देते हैं इसको, अर्नियस इक्वेशन, ठीक है। अर्नियस इक्वेशन क्या बताती है पहले तो वो सुनिए। अर्नियस इक्वेशन है वो अपक्रिया के टेम्परेचर का मतलब है T, और एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा EA, ठीक है, और साथ में किसके वेग नियतांक यानी रेट कांस्टेंट K, ठीक है, के साथ संबंध करते हुए सभी अर्नियस जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि अपने एक समीकरण प्रतिपादित किया, एक समीकरण बनाया जिसमें अपक्रिया के टेम्परेचर, उसकी संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट, इन सभी को क्या कर दिया एक दूसरे से रिलेटेड करके एक इक्वेशन दिया था, ठीक है। और उसी समीकरण को क्या कहते हैं, अर्नियस समीकरण कहते हैं। फिर से आपसे अगर पूछा जाए कि अर्नियस समीकरण किन किन के बीच संबंध बताता है, तो T के, E के, EA के और फिर किसके बताएगा, K के। तो ये वेग नियतांक, संकीर्ण ऊर्जा,
ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा बोल सकते हैं उसको। संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के रिलेशन को बताता है क्या, आर्नियर समीकरण। वो समीकरण क्या है वो मैं लिख देता हूँ। समीकरण क्या है, K इक्वल टू आपके पास समीकरण जो आर्नियर है वो क्या है, K इक्वल टू A और फिर यहाँ e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ध्यान दीजिए, क्या उस समीकरण के पहले, इस समीकरण से पहले मैंने जो बात बोली थी, क्या बोली थी मैंने, T टेम्परेचर ये रहा, एक्टिवेशन एनर्जी EA ये रही और रेट कांस्टेंट ये रहा, इनके बीच रिलेशन बताता है और ये क्या है, आर्नियर समीकरण है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू क्या क्या है, देखो K तो वेग, रेट कांस्टेंट, K तो आपका क्या है, वेग नियतांक, क्या है, वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट है, ठीक है, K तो। साथ में A जो आपका है उसको क्या कहेंगे, पूर्वचर घातांकी, A को क्या बोलेंगे यहाँ पे, पूर्वचर घातांकी, पूर्वचर घातांकी, ठीक है, पूर्वचर घातांकी गुणांक, इसको क्या बोलेंगे, पूर्वचर घातांकी गुणांक। नेक्स्ट आपका है EA क्या आपका, संकीर्ण ऊर्जा या संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। नेक्स्ट आपका क्या है, T टेम्परेचर, T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, ताप है, और ताप हमेशा इसमें किस में आएगा, केल्विन में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और संकीर्ण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो किस में आएगी, जूल में, किस में लेंगे, जूल में क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इसमें ये जो R है, R क्या है, गैस कांस्टेंट या आदर्श गैस कांस्टेंट बता सकते हैं इसको, ठीक है, आइडियल सोर्स रेट कांस्टेंट, ये क्या आपका R आदर्श गैस नियतांक, आइडियल गैस कांस्टेंट है, आदर्श गैस नियतांक। इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, क्या है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आगे इस समीकरण से और भी समीकरण, ये तो सिर्फ है एक गैस या एक रिएक्टेंट के लिए, और एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं रिएक्टेंट, तब क्या करें, तब फॉर्मूले का कैसे यूज करें उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं बात करता हूँ आगे इस समीकरण की, तो इस समीकरण को आगे आप कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण है, इस समीकरण के बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलन करेंगे, और वो अवकलन कैसे करना है, अवकलन नहीं, दोनों तरफ को लघु गुणक करना है, लॉगरिथम लगाना है, ठीक है। अब पहले आप ये सुनिए, इसमें वैल्यू क्या क्या है, मैंने कहा क्या था कि K तो क्या है, रेट कांस्टेंट, K क्या है, रेट कांस्टेंट, A क्या है, मैंने कहा था पूर्वचर घातांकी, पूर्वचर घातांकी गुणांक, जिसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और T क्या है, टेम्परेचर, और R क्या है, आदर्श गैस नियतांक यानी आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन आंसर मोल इनवर्स, और एक यहाँ पे यूज किया था हमने किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या है, EA, ठीक है। और सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी कि कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। चलिए अब इस समीकरण का क्या करना, आपको बोथ साइड, दोनों तरफ आपको लघु गुणक लगाना है, लॉगरिथम लेना है, दोनों तरफ क्या लेना है, लॉगरिथम लेना है। तो बताइए लॉगरिथम लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर, दोनों तरफ यदि लघु गुणक लॉगरिथम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लॉग, ठीक है, E K, और इधर भी क्या आ जाएगा, लॉग E और A, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, E माइनस पावर A RT, ये आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब क्या करते हो आप कि लॉगरिथम लेने के बाद क्या आपको यहाँ पे देखो दो पद गुणा में दिखाई दे रहे हैं, देखो log A ये अलग पद हो जाएगा, दूसरा अलग, तो हमने पढ़ा था ना एक log में फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, log E A मल्टीपल B यदि दे रखा तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं उसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं log EA प्लस log EB, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पीछे पढ़ रखा हमने ये फॉर्मूला, तो इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो इस समीकरण के लिए भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
log e k log e a प्लस log e, और ये तो बेस वाला e है, एक और e है माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो ध्यान से समीकरण का ध्यान रख लेना, यहाँ पे डबल ए है, एक ई तो किसका है, डबल ई का मतलब एक ई तो है बेस वाला, एक क्या है इसमें जो दे रखा है ऑर्गेनियस इक्वेशन में वो वाला ई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना कि जो भी पावर लगी होती है वो हमेशा कहाँ जाती है, आगे। ध्यान से देखिए, यहाँ ये पावर लगी है ना, तो पावर कहाँ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, तो आगे आएंगी तो माइनस में है, तो ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, log ई के इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ई ए, और ये आगे आएगा तो इधर प्लस है लेकिन माइनस की संख्या आगे आएगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई ए बटे आर टी अपॉन आर टी log ई ई, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात ध्यान सुनिए, यदि ऐसा लिखा हो कहीं पे log e और उसका बेस भी e हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log e के बराबर क्या आ जाएगा, log e a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आएगा e a मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो log बेस e है उसको 10 बेस भी तो बना सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसी समीकरण को आगे मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 2.303, तो यहाँ 10 बेस करने के लिए 2.303 से गुणा कर लेंगे इसको, तो क्या जाएगा log 10 बेस के, और हमारे पास यहाँ पे गुणा कर देंगे 2.303, फिर क्या जाएगा log 10 बेस a और माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, यदि इसकी तुलना करनी है, कंपैरिजन करना किससे, सरल रेखीय समीकरण से, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, y बराबर mx प्लस c से, तो पहले आपको ये 2.303 ये हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण के प्रत्येक पद में क्या करता हूँ, प्रत्येक पद में ईच टर्म में 2.303 से डिवाइड करता हूँ, प्रत्येक पद को किससे 2.303 से भाग कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करने पर बताइए, यहाँ यदि मैं डिवाइड करूंगा 2.303 से ऐसे इस प्रकार से, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास log 10 बेस के, नेक्स्ट इसमें ये भी डिवाइड होगा तो क्या बचेगा log 10 बेस a, और आगे वाले में देखो यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन ये गुणा में तो आ जाएगा, गुणा में कहाँ पे, डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2.303, क्योंकि इसमें अगर ऊपर होता तो कैंसिल हो जाता, ऊपर कुछ है ही नहीं ऐसा संख्या, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब तुलना कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, y बराबर mx प्लस c से, लेकिन इस समीकरण को पहले मैं थोड़ा अरेंज करके y एक्सिस को पहले लिख लेता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे log 10 बेस के, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो माइनस में ई ए 2.303 आर टी उसको पहले ले रहा हूँ, तो ये मैंने लिखा माइनस ई ए और यहाँ लिख दिया मैंने आर टी और यहाँ लगा दिया प्लस log 10 बेस ए। अब कंपेयर कीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, लास्ट माइनस टर्म को पहले लिख दिया और इस टर्म को, इस पद को बाद में लिख दिया, तो आपके पास समीकरण ये आ गया। अब कंपेयर करिए y बराबर m x प्लस c, तो बताइए ये इंटरसेक्ट हो गया, ग्राफ यदि बनाएंगे तो, और t एक्स पे किसको लेना, आपको t को लेना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m स्लोप डाल। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक संख्या और छूट गई, हमारे पास 2.303 भी है गुणा में, क्या है यहाँ पे 2.303 भी, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ r के पास में 2.303 और ये r। ठीक है, अब बताइए यहाँ से हमारे पास ग्राफ बनेंगे, जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो कैसे होगा, एक्स एक्स पे किसको लेना, आपको एक्स एक्स पे लेना किसको, 1/t को, किसको लेना है 1/t। ठीक है, y एक्स पे किसको लेना, आपको y एक्स पे लेना है log 10 बेस k को, किसको लेना है log 10 बेस k। ठीक है, ये y एक्स पे, ये x एक्स पे। अब आपको क्या करना, आगे सुनिए, ये इतना सारा करने के बाद आपके पास क्या बचा, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा, कोई भी आपकी मर्जी है, कोई यहाँ वैल्यू तो है नहीं, आपकी इच्छा है, यहाँ से मान लिया ये इंटरसेक्ट आ गया आपका log 10 बेस a, इंटरसेक्ट आ गया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन बनानी है आपको या नीचे की तरफ, ध्यान से सोचिए, नीचे की तरफ बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप कैसा देखो ऋणात्मक है, तो जब भी स्लोप ऋणात्मक होता है तो नीचे की तरफ क्या बनती है, रेखा बनती है, ये रेखा बन गई। अब बताइए इसका स्लोप क्या है, स्लोप यानी ढाल, ढाल बताया था आपको कैसे लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ई ए अपॉन 2.303 और r, ये इसका स्लोप हो गया।
तो इस प्रकार से क्या है, ऑर्डिनेंस का इक्वेशन है, इसको आप करेंगे। एंगल की बात करेंगे तो यहाँ से ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से करेंगे आप, ये ऑर्डिनेंस इक्वेशन, ठीक है। अब यदि ये इक्वेशन दो टेम्परेचर, जैसे किसी रिएक्शन में कहे कि एक अभिकारक है जिसका रिएक्टेंट की टेम्परेचर T1 है, उसका रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरे अभिकारक के लिए रेट कांस्टेंट K2 है, टेम्परेचर T2 है, तब ये समीकरण कैसे लागू होगा उसके लिए हम करते हैं। तो ध्यान से देखिए हमारे लिए समीकरण 10 बेस वाला कहाँ पे है, वो यूज में लेंगे। 10 बेस कहाँ पे है, ये वाला, तो इसको यूज में लेंगे, ठीक है। चलिए इसी समीकरण को आगे पढ़ते हैं कि आगे यदि किसी समीकरण में, यदि किसी अभिक्रिया में या रिएक्शन में आपको कहा जाए कि ये जो समीकरण है जो आपने अभी फाइंड आउट किया है, इसी समीकरण को कैसे यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में हमारे पास कोई भी दो रिएक्टेंट देगा, उनके टेम्परेचर अलग अलग बताएगा। जैसे माना एक अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक टेम्परेचर या ताप T1 तथा वेग नियतांक K1 है, जबकि दूसरी एक रिएक्शन के लिए तो हमने दे दिया क्या है, T1 और K1 है। दूसरी रिएक्शन के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टेम्परेचर T2 है तथा उसके लिए वेग नियतांक क्या है, K2 है। तो आर्नियस समीकरण का यूज कैसे होगा। चलिए आर्नियस समीकरण हमने क्या पढ़ी थी अभी अभी लास्ट, log 10 बेस क्या आएगा K, यहाँ क्या आ जाएगा log 10 बेस A माइनस EA अपॉन RT आएगा। चलिए आपको कुछ नहीं करना, इस समीकरण में एक बार K1 और T1 का यूज करना है और एक बार किसका, K2 का और T2 का यूज करना है। तो रखिए पहले वाली वैल्यू यदि आप रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले में ये समीकरण मान लेते हैं हम, ठीक है, 2 नंबर या 1 नंबर, ठीक है, समीकरण 1 ही मान लो। चलो समीकरण एक में मान रखने पर पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, log 10 बेस K की जगह क्या लगाना है, K1, दूसरा क्या जाएगा log 10 बेस A माइनस EA, बाकी कुछ नहीं बदलना, सिर्फ T1 और K1 का यूज करना है, यानी K की जगह K1 को रख देना, T की जगह T1 को रख देना। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएं, log 10 बेस इस बार K की जगह K2 और log 10 बेस A माइनस EA और RT1, T1 की जगह T2 आएगा, क्योंकि K2 है तो इधर T2 लिखना है, K1 है तो उधर T1 लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को, ये समीकरण मान लो 2 है, ये समीकरण 3 है, तो समीकरण थर्ड माइनस सेकेंड, समीकरण 2 को माइनस करेंगे इसमें से 3 में से, समीकरण 2 को माइनस करेंगे 3 में से, तो बताइए क्या आएगा आपके पास, log 10 बेस K2 माइनस, ऐसे ही तो करेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट में माइनस करेंगे, राइट वाले को राइट में, तो log 10 बेस K1 और इधर लिखेंगे log 10 बेस A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस, और फिर अंदर log 10 बेस A माइनस EA अपॉन RT1, ये समीकरण निकल के आएगा आपके पास। अब यहां से बताओ क्या log में से, हमने एक फॉर्मूला ऐसे पढ़ा था log 10 बेस A माइनस log 10 बेस B, तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दोनों का लॉगरिथम एक साथ लगा के, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास है, log 10 बेस क्या जाएगा K2 अपॉन K1, ठीक है, K2 अपॉन K1। इधर देखो, इधर अगर हम माइनस को अंदर मल्टीपल करें तो ये तो पद माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो प्लस का हो गया। अब देखो, अब इनमें से कोई चीज कैंसिल हो रही है तो वो कैंसिल करेंगे, जैसे देखो log 10 बेस A, ये इधर माइनस का इधर प्लस का, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए आपस में, हमारे पास सिर्फ जो बचा है उसको लिख लेंगे। हमारे पास क्या बचा है, EA और साथ में क्या बचा है, ये वाला पूरा पद बचा है, तो उस पद को हम अपने पास रख लेंगे कि जो बचा है उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है।
अब देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो प्लस में है T1 वाली, और T2 वाली क्या है माइनस में है। तो T1 वाली को पहले लिख लेता हूँ प्लस वाली को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा EA R T1, ठीक है, माइनस EA R T2। अब देखो ध्यान से, इस वैल्यू में से हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है क्या? अच्छा, एक वैल्यू रह गई भाई यहाँ से, देखो ये समीकरण था ना, और ये समीकरण, ये 2.303 भी है इसमें मल्टीपल में, तभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये वैल्यू कम कैसे लग रही है। ये 2.303 भी है, दोनों में बस हमें एक ही तो चेंजमेंट करना है कि k की जगह k1, t की जगह t1 और k की जगह k2, t1 की जगह t2, कुछ नहीं है, बस यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी साथ में गुणा में, और कोई फर्क नहीं है समीकरण में, ठीक है। 2.303 और यहाँ भी आ जाएगा 2.303। चलिए आप ध्यान से देखिए, इन दोनों राशियों में से क्या कॉमन है, EA और R और 2.303, तो जो कॉमन राशि है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो इधर से आपके पास क्या बचा, log 10 बेस, इधर आया K2/K1, ठीक है। और अब क्या बचा आपके पास, जो राशि बची है उसको रखिए, क्या बचा, इधर कॉमन लिया तो EA 2.303 और R, यही तो बचा। अंदर क्या बचा देखो, इधर इस पर यहाँ EA और R और 2.303 को निकाल लेंगे, 2.303 को निकाल लेंगे तो हमारे पास 1/T1 आएगा, 1/T1 माइनस और 1/T2, यही बचेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी जो मैं रख रहा हूँ लास्ट में। क्या इक्वेशन आएगी, log 10 बेस K2 K1 और आ जाएगा EA/2.303 R, और ये आ जाएगा T2 माइनस T1 और बटे T1 T2, और ये इक्वेशन आएगी, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है 4 नंबर, जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो दे रखा है, इफ ए रिएक्शन टेम्परेचर, एक रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर दे रखा है, क्या कह रहा है कि 293 केल्विन कर दिया जाता है, तो अब क्रिया का वेग, तो कह रहा है रिएक्शन का जो रिएक्शन है उसका वेग, वेग मतलब रेट कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, कितनी हो गई, 4 गुना हो गई। फिर क्या कह रहा है, 4 गुना हो जाती है, तो अब क्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान किलो जूल मोल इनवर्स में ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि अब क्रिया के लिए क्या निकालना है, संकीर्ण या संकीर्ण ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा EA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, EA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। कह रहे हैं कि एक अपक्रिया में रिएक्टेंट का या अपक्रिया का टेम्परेचर 293 कर दिया गया, तो बताइए अपक्रिया में 293 कर दिया, अब कितने से किया है ये भी सुन लो। वो कह रहे हैं कि 293 से 313 केल्विन कर दिया गया, ठीक है। कह रहे हैं कि एक अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट या अपक्रिया का टेम्परेचर 293 केल्विन से 313 केल्विन कर दिया, जिससे रिएक्शन का जो वेग था या रिएक्शन की जो रेट थी वो क्या हो गई, पहले थी ना इनिशियल प्रारंभ में, उससे कितनी हो गई, 4 मल्टीपल हो गई, 4 गुना बढ़ गई। तो बताइए उसके लिए संकीर्ण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, T1 दिया गया है, कितना है 293 केल्विन, और T2 भी दिया गया है, कितना है 313 केल्विन, ठीक है। अब कह रहा है प्रारंभिक अपक्रिया का वेग, तो हम मानते हैं कि माना सपोज इनिशियल रेट या प्रारंभिक वेग, क्या मान लिया, प्रारंभिक वेग जो है वो क्या आपके पास K1 इक्वल टू मान लिया कि K है या A है, कुछ भी मान सकते हैं, A मान लो, K मान लो। तो बाद में मतलब या फिर अंतिम वेग क्या कह रहा है, प्रारंभ में यदि K था तो अंतिम में कितना हो गया, K का 4 गुना, यानी K2 जो है वो कितना हो गया, पहले का 4 गुना, प्रारंभिक का कितना हो गया, 4 गुना प्रारंभिक, तो प्रारंभिक कितना है K, उसका 4 गुना हो गया, तो 4 किया गया, कोई समस्या नहीं है। चलिए आपके पास देखो समीकरण में क्या क्या वैल्यू है, T1 T2 है, K1 K2 है, तो इस समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे हम, और यहाँ से EA निकाल लेंगे। R की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो यहाँ से बताइए आपके पास वैल्यू रखनी है, रखिए समीकरण में। तो log 10 बेस K2 की वैल्यू कितनी है, 4K, K1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, K, आगे चलिए
क्या लिखा है EA तो फाइंड आउट करनी है 2.303 और R की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी रखनी है 8.314, ठीक है। ब्रैकेट T2 कितना है 313 माइनस T1 कितना है 293, नीचे क्या जाएगा 293 T1 गुणा में T2 313 मल्टीपल में। अब देखो कोई राशि बची क्या, यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची ना, बची हुई तो उसको देख सकते हैं आप। यहाँ से 4 k से k कैंसिल, तो क्या बचा log 10 बेस 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब log 10 बेस 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि log 10 बेस 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 लिख दी तो 2 आगे भी आ सकता है, या फिर सीधा log 4 की वैल्यू ये याद रख लो, आपको पता ही है। तो इसको रख सकते हो 2.2 log 10 बेस 2 ऐसे लिख देंगे। log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.3010, उससे 2 से मल्टीपल करेंगे 6020 आ जाएगी। यानी यहाँ से 4 की वैल्यू मैं सीधे रख देता हूँ, बाकी आप निकाल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा log 10 बेस 4 बचा और यहाँ पे क्या है EA और यहाँ 2.303 गुणा में 8.314 और यहाँ 313 में से 293 माइनस करेंगे तो 13 और 7 20, ऊपर बचेगा 20 और नीचे इसको मल्टीपल कर लेंगे आप कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो log 4 की वैल्यू क्या है, इधर मैं क्या करता हूँ EA वाले टर्म को इधर रखता हूँ और इसको इधर रख लेता हूँ। इधर तो बचेगा क्या बचेगा आपके पास है 2. इसका वैल्यू रखेंगे तो 0.6020, ये तो log 4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या लिखी है इसमें जो डिवाइड में संख्या लिखी है वो सारी इधर की जाएगी तो गुणा में जाएगी ना मल्टीपल में, तो मैं सबको ऊपर लिख देता हूँ। क्या क्या लिखना है 2.303, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीपल में जाएगा, तो मैं पहले लिख रहा हूँ इधर 8.314 और ये संख्या है वो भी कहाँ चली जाएगी गुणा में ऊपर, तो 293 गुणा 313 और नीचे क्या आ जाएगा वो 20 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, इधर बचेगा सिर्फ ए है आपके पास, ये एक्टिवेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप सोल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, वो आपको खुद को करना है, घर पे करके देखना है, आंसर आएगा आपका। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो एक रिएक्शन है जिसमें T1 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 600 केल्विन और फिर कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक जो है प्रारंभ में जो वेग नियतांक है यानी K1 की वैल्यू भी दे रखी है कितनी है 1.6 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। तो इतना सेकंड इनवर्स से ये तो पता चल रहा ना कि ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी दी गई है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA इस बार दिया गया है, कितना दिया गया आपको 209 जूल मोल इनवर्स, सॉरी मोल 209 जूल पर मोल ये दे रखा है। और फिर कह रहा है इसी अभिक्रिया का टेम्परेचर T2 कितना कर दिया 700 केल्विन, 700 केल्विन। अब देखो इस फॉर्मूले में आपको ये सारी चीजें दे रखी, क्या क्या नहीं दे रखा। देखो क्या आपको T1 T2 दे रखे हैं, ये रहे। क्या आपको EA दे रखा है, दे रखा है। R आपको पता होता है K1 में से K2 में से आपको K1 की वैल्यू दे रखी है और आपको क्या निकालना है K2 निकालना है। तो कोई बात नहीं, इधर सारे वैल्यू पुट कीजिए, EA वगैरह सब की K2 की वैल्यू जो उसको भी उधर गुणा कर दीजिए, K2 की वैल्यू लॉगरिथम की वैल्यू आएगी, लॉगरिथम में आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक और रहे हैं छोटे छोटे, उनकी बात कर लेते हैं हम। एक तो बात करते हैं यहाँ पे हम छोटे से टॉपिक दो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक आपका कि किसी भी रिएक्शन में हमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, किस प्रकार के बैरियर आते हैं, अवरोधक आते हैं कि कोई रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए संपन्न होगी वो किस प्रोसेस होगी, उसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला एक सिद्धांत है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, दूसरा है टक्कर सिद्धांत, ठीक है। एक तो कौन सा पहला सिद्धांत है, पहला आपका है कौन सा सिद्धांत है, संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को पूर्ण होने के लिए दो थ्योरियां आई थी, किसी भी रिएक्शन को कैसे कंप्लीट होती है, किस प्रोसेस से रिएक्शन होगी, इसको समझाने के लिए दो थ्योरी थी, दो सिद्धांत। एक तो था संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ठीक है, अवस्था सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। देखो एक तो ये थी, दूसरी थ्योरी थी टक्कर सिद्धांत, उसकी हम बात करेंगे। हम ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कोई भी अभिक्रिया में कोई रिएक्टेंट AB है
ये कोई अभिकारक है रिएक्टेंट ए बी, उसने किसी दूसरी रिएक्टेंट के साथ एक और मॉलिक्यूल सी है जिसके साथ रिएक्शन की और क्या बनाया ए प्लस बी सी, ये उत्पाद बनाया। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है सुनिए, ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सब अभिकारक सीधे ही उत्पाद का निर्माण नहीं करता है। ये अभिक्रिया क्या कहती है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो डायरेक्ट क्या नहीं करता है, कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। रिएक्टेंट हमेशा पहले बीच में क्या बनाएगा, एक सह उत्पाद, यानी क्या कह सकते हैं आप, को प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, को प्रोडक्ट का निर्माण या बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट का निर्माण करेगा जो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और उस बीच में बनने वाले सह उत्पाद या जो भी उत्पाद होगा उस अवस्था को ही क्या कहेंगे आप, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, जो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। जैसे मान लो ये अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि के बारे में मैकेनिज्म यदि समझे हम, तो हम ये मानते हैं कि ये अभिक्रिया पहले क्या हुई, बॉन्ड, किसी भी अभिक्रिया में आपको पता है बॉन्ड रिएक्टेंट के तो क्या होंगे, क्लीवेज होंगे और फॉर्मेट भी होंगे नए बॉन्ड। तो ए बी ने क्रिया की सी के साथ। ठीक है, तो पहले एक बीच में ऐसी स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसमें ए और बी का बॉन्ड तो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, साथ में सी के साथ इसका नया बॉन्ड फॉर्मेट भी हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक अलग हो गया और बी सी क्या बना लिया, इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना लिया। तो ये जो बीच में अवस्था बनती है, ये जो बीच में स्टेट प्राप्त होती है, इसी को कहते हैं संक्रमण अवस्था। इसी को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था या संक्रमण ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। तो ये सिद्धांत ये कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट सीधा ही प्रोडक्ट में, अभिकारक सीधा ही उत्पाद में नहीं बदलता, वो पहले क्या करता है, बीच में एक अस्थायी अवस्था का निर्माण करता है जिसे संक्रमण अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने एक ग्राफ भी बना रखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जैसे मान लो ये क्या है, रिएक्टेंट की ऊर्जा है, ये मान लो जैसे ऐसे है, मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस प्रकार से ये समझो कि ये क्या है, कोई पहाड़ी है, चलो ये क्या मान लो कोई हाइट वाला एरिया है। ठीक है, ये कोई हाइट वाला एरिया है जिसमें आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस इधर से आप बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, इधर से आप क्या कर रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं और ये बॉल आपको कहाँ पहुंचानी है, उस छोर पे। तो मान लो आपने पहली बार इस बॉल को यहाँ से धक्का दिया, फोर्स लगाया, ये बॉल यहाँ तक आई, वापस लौट गए, आपकी तरफ आ गई, फिर से फोर्स लगाया, इस बार यहाँ पहुंच गई। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए आप अंत में यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ आकर ये बॉल क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन इस पे फोर्स थोड़ा सा इससे ज्यादा लग जाएगा तो कहाँ चली जाएगी, आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम ठीक इसी प्रकार कह रहा है कि रिएक्टेंट जो होंगे उस रिएक्टेंट को बीच में एक क्या बनानी पड़ेगी, संक्रमण अवस्था। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनानी पड़ेगी और वो अवस्था बनाने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है। जैसे देखो ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने क्या की, कुछ एनर्जी गेन की, कुछ एनर्जी प्राप्त की, ग्रहण की, और वहाँ कहाँ चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट जब प्राप्त होगी तो रिएक्टेंट क्या करेगा, पहले से अपनी ऊर्जा है उसमें से कुछ एनर्जी को ऐड करेगा। तो किसी भी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर। देखो जो भी रिएक्शन होते हैं इनके मध्य जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्या होती है, कोलिजन होती है। टक्कर को क्या कहते हैं, कोलिजन। तो कोलिजन होती है। तो ये कह रहा है, नियम कह रहा है कि अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणु रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उनके मध्य इफेक्टिव टक्कर, पर्याप्त टक्कर करवाने के लिए उनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए ताकि वो क्या करें, आपस में टक्कर कर सकें और उनके पुराने वाले बॉन्ड हैं, जो पहले के बॉन्ड हैं, वो टूट सकें, ब्रेक हो सकें और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके और अभिकारक एक उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकें, यानी संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन कर सकें। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आवश्यक ऊर्जा की, वही क्या कहलाती है, उसकी संकीर्ण ऊर्जा या फिर कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अभी जैसे मैंने समझाया था कि मान लो ये बॉल आपको यहाँ से पहुंचानी उधर, ठीक है, इस हाइट वाले एरिया से आपको ये बॉल इधर से यहाँ आप फेंक रहे हैं बॉल अपने हाथ से, और इस बॉल को आपको यहाँ पहुंचाना है, ठीक है, यहाँ। तो आप क्या करेंगे, बॉल को फोर्स लगाएंगे, पहली बार फोर्स लगाया यहाँ तक पहुंची, दूसरी बार लगाया यहाँ तक पहुंची, तीसरी बार इतना फोर्स लगाया कि ये उधर चली गई। तो कहने का मतलब है आपने जितना फोर्स जो लगाया है इस बॉल को यहाँ से इस साइड भेजने के लिए, ऐसे ही किसी भी रिएक्टेंट को अभिकारक अणु जो है उसको दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको क्या ले जाए, संक्रमण अवस्था में, रिएक्टेंट को उस संक्रमण अवस्था तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है, उसके लिए संकीर्ण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है,
और बाद में उस एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त करके, मान लो ये रिएक्टेंट था, यहाँ से इसको एनर्जी मिली, ये यहाँ पहुंच गया, ये क्या है इसकी संक्रमण अवस्था, ये क्या है इसकी संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने में इसने जितनी एनर्जी ग्रहण की है, एक्स्ट्रा एनर्जी, देखो ये ऊपर वाली एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रहण की, इतनी तो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी थी, उसमें से उसने ई और ग्रहण की अपने पास से, ठीक है। हमने ई रिएक्शन में उसको एनर्जी दी, संकीर्ण ऊर्जा, उसको इतनी ऊर्जा उसने ग्रहण की, किसने, रिएक्टेंट ने, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसमें ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, वो क्या कहलाती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास से, उसे कहते हैं देहली आवर्ती। उसे क्या कहते हैं, देहली आवर्ती, जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अच्छा, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा, तो इसको बोलेंगे। और पूरी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोल देंगे हम, देहली आवर्ती, ठीक है, उसको बोलेंगे देहली आवर्ती। तो जितनी भी रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी आवश्यक होती है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए, संक्रमण अवस्था तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है ना मिनिमम, वही क्या कहलाती है उसके लिए वो कहलाती है एक प्रकार से देहली आवर्ती। इसको कहेंगे हम देहली आवर्ती। और जितनी ऊर्जा टोटल जो होगी रिक्वायरमेंट, वो क्या हो जाएगी, उसके सेकेंड ऊर्जा क्या हो जाएगी, सॉरी सेकेंड ऊर्जा नहीं, वो देहली आवर्ती, ठीक है, देहली आवर्ती, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू क्या देगी, देहली ऊर्जा इक्वल टू आपके पास हो जाएगी रिएक्टेंट की एनर्जी, ऐसे लिख देता हूं मैं, ई आर का मतलब है रिएक्टेंट की एनर्जी, प्लस में क्या आ जाएगी ई ए, ठीक है, वो क्या क्या लाएगी उसकी देहली आवर्ती। तो आप ध्यान रखेंगे कि देहली आवर्ती क्या होती है, ईटीएच, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्टेंट को संक्रमण अवस्था तक ले जाने के लिए, किसी भी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए आवश्यक मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, उसकी देहली आवर्ती। और दोनों का योग कर लें, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अभिकारक अणुओं को दी गई न्यूनतम ऊर्जा ही उसकी क्या कहलाती है, संकीर्ण ऊर्जा। ये दी गई ऊर्जा न्यूनतम है, वही क्या कहलाती है, उसकी संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा सिद्धांत क्या है, टक्कर सिद्धांत, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या है, कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अभिकारक अणुओं को दी गई न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मान लो कोई रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रही, जैसे अपन मान लो चाय बना रहे हैं, चाय पत्ती डाल दिया आपने पानी में, सब कुछ मटेरियल डाल दिया, अब ये थोड़ी वो डालते ही चाय बन जाएगी, तो उसके लिए आपको मिनिमम एनर्जी देनी होगी, आवश्यक एनर्जी देनी होगी, उसलिए उसको गर्म करेंगे। तो जो आवश्यक एनर्जी आप दे रहे हैं किसी अभिक्रिया में, अभिकारक अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी दे रहे हैं, जितनी न्यूनतम ऊर्जा आप उसको दे रहे हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य एक प्रभावी टक्कर कराने के लिए, पर्याप्त टक्कर कराने के लिए, ताकि उसके पुराने बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाएं, पुराने बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाएं, इसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा है, उसके द्वारा जो ग्रहण की गई ऊर्जा है, वही क्या कहलाती है, उसकी न्यूनतम ऊर्जा, वही उसकी देहली ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संक्रमण अवस्था सिद्धांत, या फिर अगला जो था वो हमारा कोलिजन फैक्टर, टक्कर सिद्धांत क्या है। दूसरी थ्योरी है कोलिजन फैक्टर, टक्कर सिद्धांत, ठीक है। दूसरा क्या है, टक्कर सिद्धांत। चलिए इसके बारे में, टक्कर सिद्धांत रह गया, इसके अलावा और टॉपिक रह गए एक दो, उनके बारे में कल डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद।